हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से टेट की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बुद्धिलब्धि और बुद्धिलब्धि से संबंधित कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों को हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और यदि आप भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि इस वीडियो से, इस क्लास से आपको परीक्षा में कितना लाभ होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और जब आप परीक्षा देके आएंगे तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि वाकई में AK सर ने जो कुछ बताया वो परीक्षा में मिला। आज के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने बुद्धिलब्धि निकालना अब तक नहीं सीखा है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। तो मैं बिना देरी किए हुए शुरू करने जा रहा हूँ आज की क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आपको सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। कैसे बालक की बुद्धिलब्धि होती है? सबसे पहली बात तो है किस बालक के लिए कहा जा रहा है? प्रतिभाशाली बालक। कैसे बालक? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। और हमको क्या देखना है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। देखिए, जब हम किसी बच्चे को उसकी बुद्धिलब्धि हमको निकालना होता है तो हम उसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। इसका हम प्रयोग करते हैं और इसके आधार पर हम ये निकाल लेते हैं कि बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की IQ क्षमता जो है वो कितनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं एज कम होती है फिर भी ज्यादा एज वालों के बराबर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अपना दिमाग लगा सकते हैं, प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं, यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, ए विकल्प कहता है 120 से 140। क्या पूछा जा रहा है? बहुत ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। प्रतिभाशाली बालक किसको देखना है? क्योंकि बालकों की कई प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं, ठीक है। उसमें प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है, मंदबुद्धि बालक है, जड़ बालक है, बहुत सारे बालक हैं। हमको देखना है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक की क्या IQ 120 से 140 होती है? क्या 110 से 120 होती है? क्या 140 से 200 होती है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वो सही ऑप्शन है 140 से 200। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपको परीक्षा में प्रश्न मिलता है कि 140 से ऊपर, तो 140 से ऊपर का ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 140 से ऊपर यानी हम 200 तक पहुंच गए। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, कहता है कि 70 से 80 बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है जिसकी IQ क्षमता 70 से 80 के बीच की होती है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बालक को हम किस श्रेणी में रखेंगे? यहां पर देखिए दिया गया है प्रखर बुद्धि। किसमें रखेंगे? प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, या सामान्य बालक, या फिर दुर्बल बुद्धि। तो जल्दी से आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका ये बालक किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए, ये बालक रखा गया है दुर्बल बुद्धि में। किस श्रेणी में रखा गया है? दुर्बल बुद्धि में रखा गया है। देखिए, प्रखर बुद्धि की बात अभी आप लोगों ने देखा, इसके बाद फिर प्रतिभाशाली, यानी प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, सामान्य बुद्धि, और इस प्रश्न में दुर्बल बुद्धि। क्यों? क्योंकि 70 से 80 के बीच की जो IQ क्षमता है वो क्या है? कमजोर बुद्धि, दुर्बल बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है
और निश्चित रूप से परीक्षा भवन में आपको एक प्रश्न जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बुद्धि लब्धि यानी IQ क्षमता है, बुद्धि लब्धि IQ बराबर। अब यहां पर सूत्र बताया जा रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में एक सूत्र पूछ लिया जाता है और उस सूत्र को हमें अगर नहीं पता है तो उसका हम सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसलिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है मानसिक आयु यानी MA अपान शारीरिक आयु CA गुणे 100, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक आयु CA अपान मानसिक आयु MA गुणे 100, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है मानसिक आयु MA अपान 100 गुणे शारीरिक आयु CA। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से, तभी आप समझ पाएंगे। फिर है शारीरिक आयु CA अपान 100 गुणे मानसिक आयु। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों ने निकाल लिया होगा, क्योंकि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सूत्र तो पता होगा ही। फिर भी यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणे 100, हम जब भी बुद्धि लब्धि निकालते हैं इसी सूत्र के आधार पर बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई। किस परीक्षण की शुरुआत? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई। यहां पर तुमको बताना है सन, यानी विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब की। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1906 में, क्या ये सही है? इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं 1907 में, फिर तीसरा ऑप्शन है 1905 में, और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है 1908 में। तो जो भी ऑप्शन सही है आप लोग सही ऑप्शन नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है 1905 में, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है। अब यहां पर हम देखते हैं विनय और साइमन, विनय और साइमन ये दो बुद्धि परीक्षक हैं और इन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रयास किया। जब इन्होंने बुद्धि परीक्षण का प्रयास किया, देखिए ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? तो ये जो है ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब द्वितत्व सिद्धांत क्या है? देखिए यहां पर विनय, टर्मन, स्पीयरमैन या फिर स्टर्न, इसमें से तुमको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्पीयरमैन। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के, किस सिद्धांत के? द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है स्पीयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक, अभी तक देख रहे थे आप लोग कि यहां पर जो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत, और अब यहां पर देखना है बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत। ये है हमारा बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, स्टर्न ने किया, या फिर टर्मन ने किया, या फिर स्पीयरमैन ने किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अब जो एक सत्तात्मक सिद्धांत कौन सा है? एक सत्तात्मक सिद्धांत है। एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रायड ने किया, विनय, टर्मन, स्टर्न,
या फिर इन तीन लोगों ने किया, या फिर स्पीयरमैन ने किया, या फिर युंग ने किया। तो इसका राइट आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विने, टर्मन, स्टर्न। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अलावा कुछ अन्य भी, यानी विने, टर्मन, स्टर्न, ये इतने लोग तो हैं ही, साथ में इनके अलावा कुछ और भी जो वैज्ञानिक हैं और भी जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन सभी मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, इनका प्रतिपादन किया है, जिनके अंतर्गत थॉर्नडाइक, बर्ट, वेस्लर को नाम नोट कर दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं जिनके अंदर थॉर्नडाइक, बर्ट, वेस्लर, गिलफोर्ड। देखिए ये जितने भी हम नाम बता रहे हैं ये सभी नाम किसके अंतर्गत आते हैं, एक सत्तात्मक बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और इसी के अंतर्गत अभी जो स्पीयरमैन आप लोग बार बार नाम देख रहे हैं, तो स्पीयरमैन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। स्पीयरमैन। तो यहां पर क्या है, देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि विने, टर्मन, स्टर्न, थॉर्नडाइक, बर्ट, वेस्लर, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने किसका प्रतिपादन किया है, तो एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है और परीक्षा उपयोगी भी है। देखिए परिभाषा क्या है, सुसंगठन की क्षमता ही बुद्धि है। सुसंगठन की क्षमता ही बुद्धि है, यानी एक उचित निर्णय लेने की क्षमता। सुसंगठन, हम किसी भी कार्य को यदि सुसंगठित ढंग से, सुनियोजित ढंग से कर लेते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, यही हमारी बुद्धि है। सुसंगठन की क्षमता ही बुद्धि है। कैसा संगठन, सुसंगठन। अब यहां पर देखना है कि इस परिभाषा को किसने दिया है। ये परिभाषा दिया है बर्ट ने, वेल्स ने, एबिंगहास ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एबिंगहास ने। एबिंगहास ने परिभाषा दिया है सुसंगठन की क्षमता ही बुद्धि है। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज के इतने प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की क्लास समाप्त होती है और इसके आगे जितने भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहीं से देख सकते हैं। ठीक है, ओके साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।